Hello students, in this video we will talk about the approach to MRI safety, a systematic approach to MRI safety कि वहाँ पे कौन से फोर्सेस होते हैं जिन फोर्सेस से हमें बचना है। आई एम श्योर हर कोई MRI रूम के अंदर गया होगा और वहाँ के हज़ार्ड्स के बारे में पता होगा। उन्हीं हज़ार्ड्स को हमें मास्टर करना है and they are subdivided in three types. First one is magnet, second is gradient and third is radio frequency coil. The MRI safety paradox, सबको लगता है कि MRI में कोई आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है तो MRI सेफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके अपने कुछ यूनिक रिस्क हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज कंसीडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट इमेजिंग मोडेलिटीज, however it has significant risk associated with it that are distinct from the other imaging modalities. एक्सरे में आपने देखा है, सीटी में आपने देखा है, मैमो में आपने देखा है कि सब में रेडिएशन की हम बात करते हैं। वो रेडिएशन एमआरआई में नहीं है, लेकिन एमआरआई के अपने डेंजर्स हैं। अनलाइक सीटी और एक्सरे, द डेंजर्स आर नॉट फ्रॉम रेडिएशन बट फ्रॉम पावरफुल एनर्जीज used for imaging. Each component of MR unit, the main magnet, the gradient set, the radio frequency coils, they presents a distinct category of risk to the patient and to the imaging personnel. फिर इसीलिए global standards are made like those from American College of Radiology and FDA in US. They provide a framework for best practices in hazard management, setting a benchmark for patient exposure limits, that is SAR, noise and operational protocols. पहला है, हम hazards देख लेते हैं कौन से। स्टैटिक मैग्नेट की वजह से हमें क्या हजार्ड है, दैट इज प्रोजेक्टाइल इंजरी, ट्रांसलेशनल फोर्स एंड टॉर्क ऑन इम्प्लांट्स। सेकेंड इज ग्रेडियंट सिस्टम, उसकी वजह से क्या हो सकता है, अकॉस्टिक नॉइज, पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। तीसरा है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम, उसकी वजह से क्या हो सकता है, थर्मल बर्न्स हो सकते हैं और टिश्यू हीटिंग हो सकती है, दैट इज सार। स्टैटिक मैग्नेट से क्या होता है, द स्टैटिक मैग्नेट अ साइलेंट एवर प्रेजेंट फोर्स, हमेशा प्रेजेंट है। द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ऑन. दिस फैक्ट मस्ट बी कंसिडर्ड एट ऑल टाइम्स फॉर एनी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, इवन ड्यूरिंग अ पावर आउटरेज और व्हेन द स्कैनर इज नॉट यूज। MRI रूम में लाइट हो या ना हो, लेकिन MRI की मैग्नेट हमेशा ऑन है, बी इट ओनली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, इसलिए वहाँ पे हजार्ड जो है हर टाइम रहता है। द प्राइमरी रिस्क स्टेम फ्रॉम मैग्नेट्स इंटरेक्शन विद मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल फोर्स, द पुल, जिस पुल की हम बात करते हैं कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर जोन 3 या जोन 4 में आ जाएगा तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ पुल करेगा। That pull that draws ferromagnetic objects towards the magnet center, that force increases with the object's mass. जितना बड़ा मास होगा उतना फोर्स से उसको मैग्नेट खींचेगी, where the magnetic field gradient is highest at the ends of bore. जैसे ही मशीन के जो एंड्स हैं उनके बोर के आसपास वो मास आता है, उतना ही तेज़ी से उसका जो है पुल का फोर्स बढ़ता है। दूसरा है टॉर्क, टॉर्क इज द रोटेशनल और ट्विस्टिंग फोर्स दैट अटेम्प्ट्स टू अलाइन अ ऑब्जेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। टॉर्क हमें कहाँ देखने को मिलता है, टॉर्क हमें देखने को मिलता है इन लूजली अडहियर्ड इम्प्लांट्स। कोई भी इम्प्लांट अगर पेशेंट की बॉडी में लगा है और वो बोन, जो ऑर्थो वाले इम्प्लांट्स होते हैं वो तो स्क्रूज से फिक्स किए जाते हैं, अदरवाइज जो ऑर्थो के अलावा बाकी लूजली अडहियर्ड इम्प्लांट्स होते हैं, अगर उनमें कोई भी फेरोमैग्नेटिक कंपोनेंट है तो होगा क्या कि वो पेशेंट मशीन के अंदर जाएगा, वो इम्प्लांट अपनी डायरेक्शन मशीन के जेड एक्सेस के अलोंग कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कर लेगा और वहाँ से उसकी पोजीशन चेंज होते ही बॉडी में, मतलब इम्प्लांट ही अंदर से घूम जाएगा।
First of all, we will talk about projectile injury. When ferromagnetic objects become lethal missiles, missiles उनको बोल सकते हैं हम, any ferromagnetic object brought into the scanner room can be violently pulled into the bore. ये गया यहाँ पे, this is the magnet's bore. The attractive force can increase suddenly as one approaches the bore, pulling an object from one's grasp unexpectedly. जैसे जैसे आप मैग्नेट के बोर के आसपास जाओगे उसी हिसाब से जो पुल का जो फोर्स है वो इंक्रीज होगा. These incidents can cause serious injury or deaths to the patient and the staff also. Fatalities have been documented already. The majority of the reported incidents involve the medical support equipments like oxygen tanks, oxygen cylinders, and IV poles. Beyond the human cost, incidents result in extensive hardware damage of the magnet and costly repairs. The first line of defense कि MRI के सेफ्टी प्रोटोकॉल में क्या आता है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज मेटिकुलस स्क्रीनिंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स. हर इंडिविजुअल को अंदर जाने के लिए स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी. Meticulous screening is a key to preventing projectile incidents. All individuals and patients entering the MR environment must be screened for magnetic objects in or on their bodies. Comprehensive form एक fill कराना है. Utilize a detailed screening form. ACR recommended to elicit history of implants, shrapnel और surgery. Shrapnel क्या होता है कि कोई भी metallic object body के अंदर चला गया है, कोई भी धातु का टुकड़ा, कोई भी जो लोग मेटल वर्कर्स होते हैं उनकी बॉडी में अक्सर चला जाता है. सेकेंड इज एक्सपर्ट पर्सनल. स्क्रीनिंग मस्ट बी कंडक्टेड बाय एक्सपीरियंस्ड दैट इज लेवल 2 MR पर्सनल. MR पर्सनल कौन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वी हैव अ अलग से वीडियो अबाउट दिस, सो यू गो एंड वॉच दैट इफ यू फील लाइक. थर्ड इज पेशेंट अटायर. Patient must change into the hospital gowns or scrubs without pockets or metallic fasteners. कभी भी पेशेंट को उसके कपड़ों के साथ MRI रूम में नहीं जाने देना है. Non-MR equipment. Use only non-magnetic wheelchairs, IV poles. Ensure no ferromagnetic objects are concealed in the patient blankets or transport equipments. वहाँ तक जो स्ट्रेचर भी जाएगा वो भी MR compatible होना चाहिए. Last but not the least is ferromagnetic detectors. May be used as an adjunct but not a replacement. बाकी सारी चीज़ें नहीं छोड़ देनी है फेरोमैग्नेटिक डिटेक्टर के चक्कर में. पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस अच्छे से फॉलो होना चाहिए किसी भी मिसहैपनिंग को रोकने के लिए. देन एडवांस्ड स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल फॉर हाई रिस्क और अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट्स. कि पेशेंट आपके पास आया है कि जी इसका कोई लेके आया है कि जी अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है और इसका MR कराना है. पेशेंट तो हिस्ट्री नहीं दे सकता, उसके साथ कोई रिलायबल हिस्ट्री देने वाला भी नहीं है. फिर आप क्या करोगे? तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऑब्टेन हिस्ट्री फ्रॉम द फैमिली इफ अवेलेबल, केयर गिवर्स, अवेलेबल मेडिकल रिकॉर्ड आपको देखने हैं. फिर उसके बाद बारी आती है लेवल 2 पर्सनल मस्ट परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन कि पेशेंट को कहीं कुछ लगा तो नहीं है. ऑल एरियाज विद स्कार्स और डिफॉर्मिटीज मस्ट बी फर्दर एग्जामिन्ड विद प्लेन रेडियोग्राफी कि अंदर कोई इम्प्लांट तो नहीं लगा है, कुछ तो नहीं है. अगर कुछ मेटालिक अंदर होगा तो हमें रेडियोग्राफ पे आ ही जाएगा. फिर बात आती है एक प्रोटोकॉल की. सस्पेक्टेड इंटरनल मेटालिक फॉरेन बॉडीज. Plain film radiography is the recommended standard for detecting metallic foreign bodies. This is critical for individuals with a history of working with metal to screen for metallic orbital foreign bodies. कि जी आँख में कुछ चला गया है, मैं जी कटर से काम कर रहा था, रॉड का काम करता हूँ, आँख में लग रहा है कुछ चला गया है. ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट आपके पास MRI ऑर्बिट के लिए आएगा तो आपने सीधा MRI की मशीन में डाल दिया. नहीं, ऐसा नहीं करना है. पहले आपको करना है उसका प्लेन एक्सरे. अगर मेटल होगा, अगर इतना बड़ा मेटल होगा कि वो हज़ार्ड प्रूव करेगा
उसको पेशेंट को अंदर ले जाने में, तो वो एक्सरे पे दिख जाएगा। और अगर एक्सरे पे नहीं दिखा तो मतलब आप पेशेंट को अंदर ले जा सकते हो, अगर छोटा मोटा हुआ तो कुछ फालतू नुकसान नहीं करेगा। दैट इज the sensitivity of plain film is deemed sufficient to identify any metal object large enough to present a hazard. फिर बात आती है द ग्रेडियंट सब सिस्टम की, रिस्क फ्रॉम टाइम वेरिंग फील्ड्स, जो भी हमारे वहाँ पे ग्रेडियंट लगे होते हैं। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, द रैपिड स्विचिंग ऑफ ग्रेडियंट फील्ड्स इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट्स इन ह्यूमन बॉडी। उसकी वजह से दो हमें नुकसान होते हैं। फर्स्ट वन इज पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, इंड्यूस्ड करंट्स एक्सीड द नर्व डिपोलराइजेशन थ्रेशोल्ड, जिसकी वजह से पेशेंट को लग सकता है कि जो टिंगलिंग टैपिंग सेंसेशंस हो सकती हैं। कुछ कुछ पेशेंट अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, पेनफुल हो सकते हैं जब बहुत ज़्यादा करें ये सब। हायर रिस्क विद सीक्वेंसेस यूजिंग रैपिड ग्रेडियंट स्विचिंग लाइक ईपीआई इकोप्लेनर इमेजिंग, जो कि डीडब्ल्यूआई में यूज़ होता है। दूसरा, acoustic noise, fast changing currents in the gradient coils create loud repetitive noise, इसलिए हमेशा ईयर प्लगिंग करके ही पेशेंट को एमआरआई के लिए एमआरआई शुरू करना है। Mitigating acoustic noise, a critical mandatory precaution for acoustic noise. यूजुअली विस्पर पे 30 डेसिबल पे होता है, रॉक कॉन्सर्ट 110 डेसिबल पे होता है, एमआरआई स्कैनर 120 डेसिबल पे होता है, और जेट इंजन 140 डेसिबल पे होता है। तो ये जो 120 डेसिबल है, इसको हमें काउंटर देना है। कैसे देंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हियरिंग प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल डैमेज। इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है आपको अगर आप एक एमआरआई आपने किसी अनजान टेक्नीशियन से करा लिया तो। इफेक्टिवनेस, ईयर प्लग्स और हेडफोन्स कैन रिड्यूस नॉइज लेवल्स बाय 10 to 30 डेसिबल, thus प्रोटेक्टिंग योर ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स। हजार्ड क्या है? Noise levels can reach 120 decibel with an FDA limit of 140 decibel. This can cause anxiety, communication difficulties, temporary और permanent hearing impairment. आपको सुनाई देना बंद हो सकता है एक MRI कराने के बाद. So that is why ear plugging is very necessary. Vulnerable population कौन सी होती है? They are psychiatric disorder patients, sedated patients या फिर neonates. इसलिए किसी भी neonate को MRI करने से पहले ईयर प्लगिंग बहुत ज़रूरी है। देन टेम्पररी हियरिंग लॉस हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन पेशेंट्स हु अंडरवेंट रूटीन एमआरआई स्कैन विदाउट यूजिंग द हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस। Advances like damping materials, vacuum sealed gradients, quiet pulse sequences are also used to reduce the acoustic noise at the source, की gradient field से ही कम noise आए। लेकिन इन सब इंटरवेंशंस को आते आते टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए आपको क्या करना है कि पेशेंट के कानों में डालने हैं प्लग्स। देन द थर्ड इज रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम, द इनविजिबल थ्रेट ऑफ थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी causing burn, though not common, burns are often unpredictable and severe. इसीलिए कभी भी आपकी कोई भी आरएफ कॉइल सीधा पेशेंट के स्किन कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज दैट कैन कॉज बर्न्स फ्रॉम आर्सिंग। दूसरा है करंट इंड्यूस हो सकता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करंट्स इन कंडक्टिव लूप्स लीडिंग टू लोकलाइज्ड टेम्परेचर इंक्रीज सफिशिएंट टू कॉज इंजरी। तीसरा है रिटेन्ड वायर्स, इसीलिए हमेशा सारी वायर्स एमआरआई की टेबल के नीचे से जानी चाहिए। कैन रेजोनेट विद आरएफ एनर्जी कंसंट्रेटिंग हीट एट द टिप। इससे किसको नुकसान होगा? जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको नुकसान होगा। पॉपुलेशन विद ऑल्टर्ड थर्मोरेगुलेशन, कि कोई पेशेंट आपका हाइपर थायरॉयडिज्म में है ऑलरेडी। एक्स्ट्रा कॉशन इज नीडेड फॉर पेशेंट्स विद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज़, फीवर और दोज ऑन मेडिकेशंस लाइक बीटा ब्लॉकर्स और सिडेटिव्स, और कोई भी हाइपर थायरॉयडिज्म वाला पेशेंट, वो इतनी हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देन हेयर कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ प्रैक्टिकल गाइड टू सेफ आरएफ कॉइल यूज़। आरएफ कॉइल कैसे यूज़ करनी है? पेशेंट पोजिशनिंग और इंसुलेशन।
Use vendor provided non conductive pads to ensure the patient never touches the bore of the magnet. हमेशा non conductive pads use करने हैं. Use the coil pads to ensure the coil never makes direct contact with the patient's skin. Then, next is cable management. Cables, keep the cables straight positioned down the center of the magnet, exiting directly out of the bore, ताकि पेशेंट के कहीं पे भी कांटेक्ट में ना आए, सारी केबल आपके बोर के नीचे से निकल जाएं. Equipment integrity. Inspect the coils for damage before every use. Use only approved or undamaged RF coils. Then don't patient positioning or insulation में don't allow the patient to cross their arms or legs, वरना क्या होगा कि it will create a large conductive loop, increasing the burn risk, minimize skin to skin contact. पेशेंट का कोई भी बॉडी पार्ट एक दूसरे से टच ना कर रहा हो. केबल मैनेजमेंट. लूप और क्रॉस RF केबल्स, कोई लूप नहीं बना होना चाहिए. केबल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, नेवर एवर position them under the cushion. Then tattoos and specific absorption rate. Tattoo management क्या है? Dark tattoos may contain metallic pigments that can heat up from the RF energy. Precaution क्या लेना है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आया MRI कराने के लिए, उसके बहुत ही डार्क इंक वाला टैटू बना हुआ है, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी टैटू वाली जगह पे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मेटालिक पिगमेंट्स हैं. प्रिकॉशन ऐसे पेशेंट के लिए आपको क्या रखना है? प्लेस कोल्ड कंप्रेसेस और आइस पैक्स ऑन लार्ज डार्क टैटूज विद इन द इमेजिंग वॉल्यूम थ्रू आउट द एग्जामिनेशन. MRI करने से पहले ही ऐसे पेशेंट को जहाँ पे भी उसको टैटू बना हुआ है वहीं पे आइस पैक उसको दे दो साथ में रखने के लिए, अदरवाइज वो एरिया ज़्यादा हीट हो जाएगा और बर्न हो सकता है. दिस वॉज ऑल अबाउट, एक लास्ट चीज़ बच गई, अंडरस्टैंडिंग द सार. स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिपोजिटेड पर मास ऑफ टिश्यू मेजर्ड इन वॉट पर केजी. FDA की गाइडलाइन क्या है कि होल बॉडी एक्सपोजर इज लिमिटेड टू 4 वाट पर केजी इन पेशेंट्स विद नॉर्मल थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन. ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं जो सार को इंक्रीज करते हैं? हाइयर मैग्नेटिक फील्ड्स, SAR increases by a factor of 4 from 1.5 Tesla to 3 Tesla. Pulse sequences with 180-degree pulses. Spin echo produce more SAR than those without. Spin echo में ज़्यादा SAR produce होता है. The patient's weight is a critical input for SAR calculation and control. So this was all about MRI hazard and the MRI safety guide. So thanks for patience listening. Like if you like this class.